कल्पना कीजिए 1971 के मद्रास की एक बेहद व्यस्त और भीड़भाड़ वाली सड़क, सॉफका पेट का एनएससी बोस रोड। वहाँ एक छोटी सी आभूषण की दुकान खुलती है। मतलब आमतौर पर ऐसी पारिवारिक दुकानों की कहानी 1 या 2 पीढ़ियों तक ही चलती है। ग्राहकों का एक छोटा सा दायरा होता है और फिर व्यापार वहीं सिमट कर रह जाता है। हाँ बिल्कुल, व्यापार जगत में ये एक बहुत ही आम बात है। देखिए, पारंपरिक पारिवारिक व्यवसाय अक्सर एक निश्चित सीमा के बाद बढ़ ही नहीं पाते। वो या तो अपने ही पुराने तरीकों में उलझ जाते हैं या फिर आज की इस तेज कॉर्पोरेट दुनिया का मुकाबला नहीं कर पाते। सही कहा। लेकिन अगर वही छोटी सी दुकान आधी सदी बाद एक ऐसे साम्राज्य में बदल जाए जिसका रेवेन्यू 2000 करोड़ रुपए को पार कर जाए, एक ऐसा ब्रांड जो शेयर बाजार में लिस्टेड हो और जिसके पास 10,000 वर्ग फुट का भव्य शोरूम हो। और मजे की बात तो ये है कि ये कोई किताबी कहानी नहीं है, ये एक जीती जागती केस स्टडी है। ये दिखाती है कि कैसे परंपरा और आधुनिक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को अगर सही तरह से मिलाया जाए तो जो नतीजे आते हैं वो सबको हैरान कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए आज की इस गहन चर्चा में हम खजांची ज्वेलर्स लिमिटेड के इसी व्यावसायिक सफर का बहुत विस्तार से विश्लेषण करने जा रहे हैं। हमारे पास उनकी वार्षिक रिपोर्ट, इतिहास और वित्तीय वर्ष 2026 यानी FY 26 के उनके हालिया नतीजों के स्रोत मौजूद हैं। तो हमारा मकसद आज ये समझना है कि कैसे एक पारंपरिक ज्वेलरी बिजनेस ने पूरी वैल्यू चेन पर अपनी पकड़ बनाई और कैसे वे अब शेयर बाजार के SME प्लेटफॉर्म से उठकर मेन बोर्ड में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और ये सफर बहुत ही दिलचस्प है। तो चलिए 1971 से ही शुरू करते हैं, जब श्री ताराचंद मेहता जी ने शुरुआत की थी। तब इसका नाम विजय ज्वेलर्स था। फिर 1991 में ये खजांची ज्वेलर्स बना। सही, और ये जो बदलाव था वो सिर्फ नाम का नहीं था। हाँ, मैंने पढ़ा कि 1996 में उन्होंने इसे एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दिया। मैं सोच रही थी, एक पारिवारिक दुकान को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के पीछे असल में क्या तर्क रहा होगा? देखिए, यही वो मोड़ था जहां से उनका कॉर्पोरेट ढांचा बनना शुरू हुआ। एक पारिवारिक दुकान हमेशा व्यक्ति केंद्रित होती है, लेकिन जब आप उसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं तो आप उसे एक संस्था का रूप दे रहे होते हैं। मतलब इससे उन्हें बैंकों से लोन लेने या बड़ी सप्लायर्स के साथ जुड़ने में आसानी हुई होगी। बिल्कुल, 100%। इससे वित्तीय पारदर्शिता आती है। 1996 में ही इन्होंने ये समझ लिया था कि अगर थोक व्यापार यानी B2B में विस्तार करना है तो एक मजबूत कॉर्पोरेट पहचान बहुत जरूरी है। और ये विस्तार सिर्फ कागजों पर नहीं था। 2018 में उन्होंने चांदी के व्यापार के लिए खजांची सिल्वर्स प्राइवेट लिमिटेड शुरू की और फिर अगस्त 2023 में BSE के SME प्लेटफॉर्म पर उनकी पब्लिक लिस्टिंग हुई। मुझे तो लगता है कि ये सिर्फ अपनी दुकान बड़ी करने की कहानी नहीं है, ये पूरी वैल्यू चेन को अपने कंट्रोल में लेने की एक सोची समझी रणनीति है। आप एकदम सही कह रही हैं। आभूषण उद्योग में वैल्यू चेन को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ा डिफेंस है। खजांची ज्वेलर्स सिर्फ गहने नहीं बेच रहा है, वो डिजाइन बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, थोक और खुदरा व्यापार दोनों करते हैं। और शायद बुलियन ट्रेडिंग भी। हाँ, बुलियन ट्रेडिंग भी, जिसमें सोने चांदी के कच्चे सिक्के और बार आते हैं। इन सभी स्तरों पर वो काम कर रहे हैं। आज उनके पास 1000 से ज्यादा B2B ग्राहक हैं। अरे वाह, 1000 ग्राहक! और इसमें एक बहुत ही बड़ा मील का पत्थर ये है कि वो IIBX यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज पर अधिकृत ज्वेलर हैं। थोड़ा रुकते हैं, ये IIBX वाला हिस्सा मुझे थोड़ा तकनीकी लग रहा है। आसान भाषा में, एक ज्वेलर के लिए इस एक्सचेंज पर मेंबर होने का असल में क्या फायदा है? क्या इससे मुनाफे पर सीधा असर पड़ता है? बहुत बड़ा असर पड़ता है। देखिए, जब कोई ज्वेलर इसका मेंबर नहीं होता तो उसे कच्चा सोना बाहर से मंगाने के लिए बैंकों या बड़े बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता है और वो बिचौलिए अपना कमीशन तो लेंगे। बिल्कुल। IIBX पर होने का सीधा मतलब है कि खजांची ज्वेलर्स अंतर्राष्ट्रीय आपूर्तिकर्ताओं से सीधे सोना आयात कर सकते हैं। बीच के बिचौलिए खत्म। जब आप हजारों किलो सोने का व्यापार करते हैं तो प्रति ग्राम कुछ रुपए की बचत भी करोड़ों में बदल जाती है। बिल्कुल। साल के अंत में वो करोड़ों का मुनाफा बन जाता है। तो कच्चा माल वो सीधे स्रोत से ला रहे हैं, लेकिन कंपनी बेच क्या रही है? मैंने रिपोर्ट में देखा कि उनके पास 5 लाख से ज्यादा डिजाइन है। 5 लाख डिजाइन मेंटेन करना कोई मामूली बात तो है नहीं। असल में दक्षिण भारत के बाजार में डिजाइन ही आपको दूसरों से अलग करता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत टेम्पल ज्वेलरी में है। हाँ, मैंने भी सुना है कि टेम्पल ज्वेलरी में बहुत बारीक कारीगरी होती है। बहुत ज्यादा बारीक। और ये दक्षिण भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। कोई भी नई कंपनी रातों रात मशीन से इसे नहीं बना सकती।
इसके लिए पीढ़ियों से चले आ रहे कुशल कारीगर ही चाहिए होते हैं। और इसके अलावा वो मंगलसूत्र, सोने की चेन और कैलकाटा की डिजाइन भी बेचते हैं, राइट? हाँ, जिससे उन्हें पूरे भारत में एक पहचान मिलती है। लेकिन वो सिर्फ पुरानी परंपराओं पर नहीं टिके हैं। उन्होंने लैब ग्रोन डायमंड्स यानी प्रयोगशाला में बने हीरों की तरफ भी कदम बढ़ाया है और प्राकृतिक हीरों के लिए एक नया ब्रांड वज्रा डायमंड्स भी लॉन्च किया है। ये उनकी बहुत ही दिलचस्प रणनीति है। मुझे भी यही लगा। एक तरफ 1971 की परंपरा और दूसरी तरफ बिल्कुल नए जमाने के लैब ग्रोन डायमंड्स। व्यापार की भाषा में इसे फोकस रणनीति कहते हैं। सोने के आभूषण उनका बेस है, उससे वॉल्यूम आता है और ग्राहकों का भरोसा बनता है। लेकिन हीरे के आभूषणों में मार्जिन बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो प्राकृतिक हो या लैब ग्रोन। क्योंकि सोने की कीमत तो पारदर्शी होती है, ग्राहक मेकिंग चार्ज पर मोलभाव कर लेता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। हीरे में कीमत इतनी पारदर्शी नहीं होती, तो वहां ज्वेलर्स अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। अब उनके पुराने आंकड़ों पर आते हैं। FY 25 में उनका लगभग 48% वॉल्यूम बुलियन ट्रेडिंग से आ रहा था और 47% B2B से। खुदरा व्यापार यानी रिटेल केवल 5% के आसपास था। हाँ, वो आंकड़े काफी एक तरफा थे। मैं इसे ऐसे देखती हूँ जैसे उनका थोक व्यापार एक हाईवे का टोल बूथ हो। दिन भर में हजारों गाड़ियां निकल रही हैं, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, लेकिन हर गाड़ी से मिलने वाला मार्जिन बहुत कम है। ये टोल बूथ वाली तुलना बहुत ही सटीक है। बुलियन ट्रेडिंग में मार्जिन अक्सर 1% से भी कम होता है। थोक व्यापार में भी मार्जिन बहुत पतला होता है, क्योंकि आप दूसरे ज्वेलर्स को माल बेच रहे हैं जो अपना मुनाफा जोड़कर ग्राहकों को बेचेंगे। तो ऐसे मॉडल में पैसा तभी बनता है जब आप बहुत भारी वॉल्यूम में काम करें। बिल्कुल। और खजांची ज्वेलर्स ने सालों तक अपना ये टोल बूथ चलाया, वॉल्यूम बढ़ाया और अपना कैश फ्लो बहुत मजबूत कर लिया। लेकिन अगर वो सिर्फ टोल बूथ चला रहे थे तो अचानक से उनका मुनाफा आसमान कैसे छूने लगा? मेरा मतलब है FY 26 के जो नतीजे आए हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। रेवेन्यू करीब 15% बढ़ा, लेकिन उनका मुनाफा सीधा 2 गुना हो गया। ऐसा कैसे? इसके लिए हमें FY 26 के सटीक आंकड़ों को देखना होगा। देखिए, कुल आय 15.71% बढ़कर 2051 करोड़ हो गई। यानी 2000 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार। हाँ, लेकिन असली कहानी मुनाफे की है। उनका शुद्ध लाभ यानी PAT 98% से ज्यादा उछलकर 89 करोड़ रुपए हो गया। उनका EBITDA मार्जिन 253 बेसिस पॉइंट सुधरा है। जरा रुकिए, ये 253 बेसिस पॉइंट थोड़ा तकनीकी हो गया। आसान भाषा में कहें तो उनका मार्जिन सीधे 2.5% से ज्यादा बढ़ गया है, राइट? हाँ, बिल्कुल। और गहनों के थोक व्यापार में जब मार्जिन पहले ही इतना कम होता है, वहाँ 2.5% मार्जिन बढ़ जाना पूरी बैलेंस शीट की तस्वीर ही बदल देता है। लेकिन ये जादू हुआ कैसे? ये हुआ उस टोल बूथ मॉडल में एक नया लग्जरी रिजॉर्ट जोड़ने से। अच्छा। 7 फरवरी 2026 को उन्होंने चेन्नई में 10,000 वर्ग फुट का एक नया शोरूम खोला। ये सिर्फ एक दुकान नहीं, एक पूरा एक्सपीरियंस सेंटर है। और इसके खुलते ही उनके कुल रेवेन्यू में रिटेल की हिस्सेदारी 5% से सीधे 10% हो गई। ओह, तो जो रेवेन्यू पहले थोक बाजार से आ रहा था वो अब सीधे फाइनल कस्टमर से आ रहा है। बिल्कुल। और जब आप सीधे ग्राहक को बेचते हैं तो आप थोक व्यापारी वाला मार्जिन भी अपनी जेब में रखते हैं। सोचिए, एक ग्राहक इतने बड़े वातानुकूलित शोरूम में आता है, वो सिर्फ एक सादी चेन नहीं खरीदेगा। वो वज्रा डायमंड्स या महंगी टेम्पल ज्वेलरी खरीदेगा जिस पर मार्जिन सबसे ज्यादा है। एकदम सही है। इसीलिए आय तो सिर्फ 15% बढ़ी, लेकिन वो 15% आय उस बढ़े हुए रिटेल हिस्से से आई, जिसके कारण उनका मुनाफा 99% बढ़ गया। अब समझ आया। थोक व्यापार ने उन्हें स्थिरता दी और रिटेल ने उन्हें भयंकर मुनाफा। चलिए अब भविष्य की बात करते हैं। इस वित्तीय सफलता के बाद उनकी अगली रणनीति पूंजी बाजार को लेकर है। वो SME प्लेटफॉर्म से निकलकर मेन बोर्ड में जाने की योजना बना रहे हैं। हाँ, अगस्त 2026 में वो इसके योग्य हो जाएंगे। तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि जब वो पहले से ही शेयर बाजार में लिस्टेड है तो मेन बोर्ड पर जाने से असल में क्या बदल जाएगा? बहुत कुछ बदल जाएगा। देखिए, SME प्लेटफॉर्म छोटे उद्यमों के लिए होता है। वहाँ ट्रेडिंग लॉट में होती है, यानी आपको एक साथ 1000 या 2000 शेयर खरीदने होंगे। मतलब उसमें लाखों रुपए चाहिए तो आम निवेशक उससे दूरी रहता है। बिल्कुल, लेकिन मेन बोर्ड में आने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति सिर्फ एक शेयर भी खरीद सकता है। इससे शेयर में तरलता यानी लिक्विडिटी आती है। और सबसे बड़ी बात, मेन बोर्ड पर आने से कंपनी बड़े संस्थागत निवेशकों जैसे म्यूचुअल फंड्स के रडार पर आ जाती है। जो कि SME कंपनियों में निवेश नहीं कर पाते। सही कहा।
और निवेशकों के लिए एक और अपडेट ये भी है कि कंपनी ने FY26 के लिए 50 पैसे प्रति शेयर के डिविडेंड की सिफारिश की है। डिविडेंड और मेन बोर्ड माइग्रेशन दोनों ही अगस्त की आम बैठक में तय होंगे। रिकॉर्ड डेट 3 अगस्त है और बैठक 10 अगस्त को। जी बिल्कुल, ये सब उनकी आगे की बड़ी योजनाओं का हिस्सा है। अब उनकी बड़ी योजनाओं पर ही आते हैं। देखिए, ब्रांड इमेज के लिए उन्होंने अभिनेत्री भाग्यश्री बोरसे को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये तो एक आम रणनीति है, लेकिन उनका लक्ष्य रिटेल से 500 करोड़ का रेवेन्यू हासिल करना है। बहुत ही आक्रामक लक्ष्य है। और इसके साथ ही वो B2B और B2C व्यापार के लिए एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करना चाहते हैं। यही मुझे थोड़ा संशय हो रहा है। संशय कैसा? रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास अभी कुल 86 कर्मचारी हैं। सिर्फ 86 लोगों की टीम के साथ मेन बोर्ड में जाना, 10,000 वर्ग फुट का इतना बड़ा शोरूम चलाना और ऊपर से एक नया B2C ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म खड़ा करना, ऑनलाइन सोने के गहने बेचना कोई टी-शर्ट बेचने जैसा तो है नहीं। आप बहुत सही सवाल उठा रही हैं। व्यापारिक नजरिए से इसे समझना बहुत जरूरी है। एक थोक व्यापारी को अचानक से डिजिटल B2C ब्रांड में बदलना बेहद मुश्किल काम है। हाँ, क्योंकि ऑनलाइन नए ग्राहकों को लाना बहुत महंगा पड़ता है, जिसे हम कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कहते हैं। बिल्कुल, और गहनों में सबसे बड़ी रुकावट है विश्वास। एक ग्राहक ऑनलाइन लाखों रुपए का सोना खरीदने से पहले 100 बार सोचता है। और लॉजिस्टिक्स भी तो एक बुरा सपना हो सकता है। इतनी महंगी चीजों की डिलीवरी, रिटर्न्स, कस्टमर सर्विस, 86 लोगों में ये सब कैसे होगा? देखिए, इतनी कम टीम के साथ B2C ई-कॉमर्स को पूरे देश में ले जाना अभी संभव नहीं है। उन्हें अपनी टीम और तकनीक दोनों में भारी निवेश करना होगा। लेकिन उनका B2B ई-कॉमर्स का लक्ष्य ज्यादा वास्तविक लगता है। B2B वाला क्यों? क्योंकि वहां उनके पास पहले से ही 1000 ग्राहकों का भरोसेमंद नेटवर्क है और उनके पास 5 लाख डिजाइनों का डेटाबेस है। सोचिए, अगर किसी दूसरे राज्य का छोटा ज्वेलर उनके पोर्टल पर जाकर अपनी पसंद के 50 डिजाइन ऑर्डर कर दे, तो खजांची ज्वेलर्स की बिक्री का खर्च कितना कम हो जाएगा। ये बात तो है। उनका असली डिजिटल फैलाव B2B में ही होगा। B2C प्लेटफॉर्म शायद उनके बड़े शोरूम को सिर्फ सपोर्ट करे कि ग्राहक ऑनलाइन डिजाइन देखे और खरीदने के लिए शोरूम आ जाए। तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें, तो खजांची ज्वेलर्स की कहानी बताती है कि 1971 की एक छोटी सी शुरुआत ने समय के साथ कैसे थोक नेटवर्क की ताकत को पहचाना, IIBX से सप्लाई चेन मजबूत की, SMEs से पैसा जुटाया और अब वज्रा डायमंड्स और बड़े शोरूम के जरिए मुनाफे को आसमान पर ले जा रहे हैं। बिल्कुल, और इस पूरी केस स्टडी की सबसे बड़ी सीख ये है कि आधुनिकीकरण के लिए आपको अपनी जड़ें काटने की जरूरत नहीं है। वो आज भी अपनी पारंपरिक टेम्पल ज्वेलरी से जुड़े हैं, जो उनका बेस है, लेकिन साथ ही उन्होंने नए जमाने के लैब ग्रोन डायमंड्स और मजबूत कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को भी अपनाया है। थोक से स्थिरता और खुदरा से मार्जिन, यही उनका असली मंत्र है। सही बात है, लेकिन इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को थोड़ा सोचना चाहिए। खजांची ज्वेलर्स अभी अपने इस 10,000 वर्ग फुट के भव्य फिजिकल शोरूम पर भारी दाम लगा रहा है, जहां व्यक्तिगत अनुभव मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ वो डिजिटल ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की भी जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं। तो क्या भविष्य में उनका ये डिजिटल फैलाव उनके अपने ही इतने बड़े भौतिक शोरूम्स की जरूरत को कम कर देगा? 1971 में बनी इस कंपनी का DNA दशकों से आमने सामने बैठकर गहने बेचने और व्यक्तिगत संबंध बनाने का रहा है। क्या तकनीक उनके इस DNA को पूरी तरह से बदल कर रख देगी? फिजिकल शोरूम का भारी खर्च बनाम डिजिटल दुनिया की अनंत पहुंच, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा।